দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर इलास्ट्रेशन तो सारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 5 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब बचा है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और एक वो केस सिनेरियो, वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी पॉइंट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें क्या बोले उसे, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ये जो है मिक्स्ड अप है। जो बजट कॉस्टिंग है, ये दोनों इसमें मिक्स्ड अप है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो अच्छा बात है। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसी का नहीं हुआ है, ठीक है, बाद में अगर कोई क्लास देखे, अगर लगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं हुआ है, तो जब होगा तब समझ में आ जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। बोल रहा है TQM लिमिटेड हैज फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडिंग 30th जून। 30th जून का जो है यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 80,000, 72,000। मास्टर बजट, एक्चुअल और वेरिएंस। और मास्टर बजट वगैरह क्या होता है वो थ्योरी भी लिखवा देंगे, आज लिखवा देंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड मास्टर बजट के अकॉर्डिंग, मतलब बेसिकली बजट के अकॉर्डिंग 80,000, एक्चुअली 72,000। सेल्स दिया हुआ है 3,20,000, 2,80,000। अच्छा, अब ये एडवर्स, ये ए फॉर एडवर्स होता है। ठीक है, ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि सेल जो है वो होगा 3,20,000 का, जबकि 2,80,000 का हुआ, तो एडवर्स। ठीक है, हम लोगों ने सोचा था डायरेक्ट मटेरियल पे खर्चा होगा 80,000, बट हुआ है 73,600। कम हुआ है, खर्चा कम होना अच्छा बात है, तो इसको बोलते हैं फेवरेबल। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। इसमें किसी का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया है नहीं किया है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट वेजेस 1,20,000 और 1,04,800, तो इसका मतलब ये भी मेरा फेवरेबल हुआ, क्योंकि जितना सोचा था उससे कम खर्चा हुआ। उसके बाद है वेरिएबल ओवरहेड 40,000, जबकि 37,600 हुआ है, तो ये भी फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड, ये भी फेवरेबल सिचुएशन में दिख रहा है। तो टोटल कॉस्ट ये सब टोटल करने पे 2,80,000, और इधर का कॉलम टोटल करने पे हम लोग का 2,55,200 आंसर आ रखा है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज फॉलो। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब बजटेड। ठीक है, तो बोल रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल 1 kg मटेरियल 1 रुपीज पर किलो करके मिलता है, और बोल रहा है कि 1 रुपए पर यूनिट। अच्छा, 1 यूनिट में 1 रुपए का मटेरियल लगता है। ठीक है, और 1 रुपए में 1 किलो मटेरियल आता है, मतलब 1 यूनिट बनाने में फिर कितना मटेरियल लगता होगा। मीन्स यहाँ पर बोला है कि डायरेक्ट मटेरियल 1 यूनिट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल 1 रुपए का लगता है। ठीक है, 1 रुपए में 1 किलो रॉ मटेरियल आ जाता है, तो इसका मतलब 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगता है? बोलो। एक টাকা লাগে 1 यूनिट ফিনিশড প্রোডাক্ট বানাতে 1 টাকা র মেটেরিয়াল লাগে। ঠিক আছে, তাহলে 1 টাকায় 1 কেজি র মেটেরিয়াল পাওয়া যায়, তাহলে 1 টাকার যদি খরচা হচ্ছে, তাহলে 1 यूनिट বানাতে কত র মেটেরিয়াল লাগছে, কত কোয়ান্টিটিতে র মেটেরিয়াল লাগছে? একটা কত কোয়ান্টিটি, মানে কেজি বা যা দেয়া আছে কেজিতে দেয়া আছে, তাহলে কত কেজি র মেটেরিয়াল লাগবে? 1 kg। हाँ, 1 kg। डायरेक्ट वेजेस देखो, 1 आवर, 1 घंटा काम करने पे 1.5 रुपए मिलता है। 1 यूनिट बनाने में 1.5 रुपए का वेजेस लगता है, यानी 1 यूनिट बनाने में लेबर को 1 घंटा लगता है, 1 किलो रॉ मटेरियल लगता है। वेरिएबल ओवरहेड 1 घंटा काम करने का इतना और इतना ही लगता है, इसका मतलब 1 घंटा। तो सीधा बात है कि 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में 1 किलो मटेरियल, 1 घंटे का लेबर खर्चा और 1 घंटे का ओवरहेड खर्चा होता है। एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ शोड दैट 78,400 ऑफ केजी ऑफ मटेरियल वेयर यूज्ड एंड 70,400 लेबर आवर्स वेयर रिकॉर्डेड। तो बोल रहे हैं एक्चुअली जो प्रोडक्शन हुआ है ना 72,000, इतना प्रोडक्शन करने के लिए हमें
78,400 किलो का मटेरियल और 70,400 का लेबर आवर लगा है। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर द मंथ एंड कंपेयर विथ एक्चुअल रिजल्ट। हमें फ्लेक्सिबल बजट बना के देना है और उसे एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करना है। तो फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या हो गया कि देखो हम लोगों ने बजटेड क्या सोचा है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने का मतलब मास्टर बजट के साथ एक्चुअल का कंपेयर करेंगे तभी ना होगा कंपैरिजन, तो हमें कंपेयर करके बताना है। लेकिन देखो ये सारे खर्चे 80,000 के ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारा डेटा 80,000 के ऊपर दिया हुआ है, जबकि एक्चुअली हम लोगों ने 72,000 प्रोडक्शन किया है। तो कंपेयर करने के लिए मुझे जो कॉलम बनाना पड़ेगा उसमें कितना यूनिट बजटेड लिखना चाहिए, एक्चुअल तो यही रहेगा। इसके साथ मुझे कंपेयर करना है कि मेरा बजट में जो खर्चा था और एक्चुअल में जो खर्चा है या इनकम, उसमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। यहाँ तो इन्होंने इस तरीके से डिफरेंस निकाल दिया, लेकिन ये थोड़ी ना पॉसिबल है, बिकॉज ये 80,000 के लिए, ये 72,000 के लिए, तो कंपैरिजन तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे कंपैरिजन अगर करना है तो मुझे मास्टर बजट को कितने यूनिट में लेके आना पड़ेगा। फॉलो। এটা তো একটা সিম্পল কথা না, যদি আমার 72,000-এর খরচা আমার কাছে পড়ে আছে, যে এই খরচা হয়েছে, আমাকে কম্পেয়ার করতে হবে কি বাজেটের থেকে কম হয়েছে না বেশি। তো বাজেট তো 80,000-এ রেডি আছে, তাহলে কম্পেয়ার করার জন্য আমাকে বাজেটেড ইউনিটটাও কত করতে হবে। কম হয়েছে। না না, কম বেশিটা কথা নয়, বুঝলে না। 72,000 ইউনিটের জন্য আমার এই খরচাগুলো হয়েছে, এবারে আমাকে এটা দেখতে হবে কি আমি যা ভেবেছিলাম তার থেকে কম হয়েছে না বেশি হয়েছে। এখানে তো এরা বের করে দিয়েছে, কিন্তু এই ডিফারেন্স করে তো বের করেছে। একটা মিনিট দাঁড়াও। হ্যাঁ, এবারে দেখো আমি যেটা বলছি, যে 72,000 আমি অ্যাকচুয়ালি প্রোডাকশন করেছি, আমার এই খরচা হয়েছে। এবারে কম্পেয়ারটা তো এরকম করেছে, তাহলে 80,000-এর খরচার সাথে কি 72,000-এর খরচা কম্পেয়ার করাটা কি ঠিক? মাস্টার বাজেটকে নয় 70,000-এর সাথে কম্পেয়ার করতে হবে, মানে 70,000-এর যে ভ্যালুগুলো হবে সেই হিসাবে কম্পেয়ার করতে হবে। হ্যাঁ, 72,000-এর, তাহলে এটাকে ট্রান্সফার করতে হবে, এটাই জিজ্ঞেস করছিল। ঠিক আছে, বোঝা গেছে। আচ্ছা, লিখো স্টেটমেন্ট শোয়িং flexible budget and its comparison with actual। particulars मास्टर बजट 80,000 यूनिट का जो है वो भी लिख लेंगे, ठीक है। वो तो गिवन है हमें क्वेश्चन में, बाकी उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर होगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या है कि एक कुछ बजट दिया उसके हिसाब से अगर हम लोग अपना दूसरा बजट बना सकते हैं, वो होता है ना फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल बजट तो ये हम लोग का 72,000 यूनिट का होना चाहिए, ये एफ लिखा है, ठीक है। 72,000 यूनिट पे होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा एक्चुअल फॉर 72,000 यूनिट, ये भी हम लोग को गिवन है। और यहाँ पर आ जाएगा वेरियांस, मतलब कंपैरिजन करने से क्या वेरी हुआ, ठीक है। ये वेरियांस बोल के लिख दिया तो पता चल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो कॉलम बनेगा
यहाँ बनाएंगे एक पर यूनिट का कॉलम और यहाँ पर एक टोटल का कॉलम बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी ये दो कॉलम अगर देखो 80,000 फॉर मास्टर बजट और ये एक्चुअल, ये हमारे पास जो है ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सेल्स है, सेल्स 3,20,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्स ब्रैकेट में रुपीज, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 3,20,000, तो सबसे पहले ये लिखेंगे 3,20,000। मास्टर बजट के अकॉर्डिंग हमें लगा था हम लोग 3,20,000 का सेल करेंगे, एक्चुअल है 2,80,000। एक्चुअली में हम लोगों ने 2,80,000 का सेल किया। अब इन्होंने ये दोनों को कंपेयर कर दिया है, बट ये दोनों कंपेरेबल नहीं है बिकॉज इसका पैरामीटर सेम नहीं है, ठीक है। अब अगर 3,20,000 का सेल होगा ऐसे हम लोगों ने सोचा था 80,000 यूनिट बेच के, तो पर यूनिट कितना करके हम लोगों ने सेल सोचा था? पर यूनिट सेलिंग वैल्यू कितना है? 4। 4। तो पर यूनिट अगर 4 करके है तो फिर 72,000 जो एक्चुअली में हम लोगों ने बेचा था, तो बजट के हिसाब से 4 एट द रेट ऑफ 4 करके 72,000 बेचने से कितना पैसा मिलता? 2,88,000। 2,88,000। तो अब बताओ कि सिचुएशन फेवरेबल हुआ हमारे लिए या फिर एडवर्स हुआ? हम लोगों के हिसाब से सेल होना चाहिए था 2,88,000 का, बट हुआ है 2,80,000 का। अब कंपेरेबल है ना, क्योंकि ये भी 72 ये भी 72, तो फिर सिचुएशन क्या है, फेवरेबल के एडवर्स, और है तो कितना है? एडवर्स 8,000। 8,000 एडवर्स, ठीक है। ये हो गया। अब ये सेल वाले कॉलम को हम कर देंगे यहाँ पर क्लोज, ठीक है। इसके बाद जो खर्चा है वाला कॉलम है, मतलब खर्चे का जो डेटा है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, तो सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर है हमारे पास 80,000, मास्टर बजट के अकॉर्डिंग 80,000, ठीक है। तो अगर 80,000 यूनिट का मटेरियल का खर्चा 80,000 रुपीज है, तो फिर पर यूनिट कितना करके है? 1। 1। तो फिर 1 के हिसाब से 72,000 का खर्चा बनता है, 72,000, और एक्चुअली में हम लोग का 72,000 के लिए खर्चा हुआ है 73,600। तो फेवरेबल है कि वेरी क्या बोलते हैं उसे, एडवर्स है, कितना है? एडवर्स 1,600 एडवर्स, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में 1,20,000 और 1,04,800, 1,04,800, और ये वाला है 1,20,000। तो 1,20,000 मीन्स पर यूनिट कितना? 1.5। 1.5। तो 1.5 करके 72,000 का कितना? 1,08,000। 1,08,000, ठीक है। अब 1,08,000 खर्चा होना चाहिए था, हुआ है 1,04,800, तो फिर अच्छा बात है, फेवरेबल है। कितना फेवरेबल हो रहा है? 3,200। 3,200, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस के बाद आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड 40,000, 37,600। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड 40,000, 37,600। तो 40,000 मतलब पर यूनिट कितना करके? 0.5। 0.5। तो 0.5 करके कितना होना चाहिए था? 72,000 मतलब 50%, मतलब 36,000 का खर्चा होना चाहिए था, बट हुआ 37,600। तो फिर क्या हो गया, एडवर्स कितना? 1,600। वेरिएबल ओवरहेड हो गया। अच्छा, अब फिक्स्ड ओवरहेड, तो फिक्स्ड ओवरहेड को हम लोग अलग से दिखाएंगे, ठीक है। पहले ये वेरिएबल वाला सारा चेक कर लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो 80 और 1,20,000, 80 और 20, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 2,00,000, 2,40,000 पर यूनिट हो जाएगा 1 रुपीज, 2 रुपीज, और ये हो गया 3 रुपीज। 3 रुपीज करके 72,000 का कितना हो जाएगा? भूल लो ना, 7 3 1 तो। अच्छा, और 72,000, 72,000 ये वाला कितना आ रहा है? এটা টোটালটা কত আসছে? 2,16,000। 2,16,000, ठीक है।
इसका तो टोटल नहीं करना होता है। अब फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड का देखो, हम लोगों ने सोचा था फिक्स्ड खर्चा होगा 40,000 और हुआ है एक्चुअली 39,200। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर मास्टर बजट के अकॉर्डिंग 40,000 अगर 80,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक्चुअली में हुआ है हम लोग का 39,200, ठीक है। अब फिक्स्ड का तो पर यूनिट होता नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए। मुझे ये बता दो कि जो हम लोग यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट बनाए 72,000, मतलब इस 80 को जो 72 में लेके गए, तो यहाँ पर मुझे कौन सा फिक्स्ड खर्चा लिखना चाहिए? ये तो एक्चुअली में हुआ है, मैं मेरा बजट के हिसाब से था 40,000, तो फिर जब बजट को हम 80 से 72 में लेके जा रहे तब मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कितना होना चाहिए? फिक्स्ड खर्चा थर्टी तो और कभी, हाँ बोलो। 39,200। नहीं, वो तो एक्चुअली में हुआ है, वो क्यों लिखेंगे? अगर मेरा बजट के हिसाब से 40,000 था, चाहे हम 80,000 प्रोडक्शन करें, चाहे 72, चाहे कुछ और, मेरा कितना होना चाहिए? ये तो मेरा बजट है। 40,000। हाँ, 40,000 होना चाहिए ना। तो मेरा ये खर्चा 40,000 ही रहेगा, चाहे हम कितना भी कुछ प्रोडक्शन क्यों ना कर ले। बट एक्चुअली में 39,200 हुआ है, तो अच्छा बात है, फेवरेबल है, 800 फेवरेबल हो जाएगा। अब टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो गया 2,80,000। ये और नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर तो पर यूनिट और टोटल नहीं होता है, इसीलिए। और ये हो गया कितना हो जाएगा, 2,56,000। अच्छा, ये हो गया 2,55,200, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो करो, सेल्स है यहाँ पर 3,20,000 माइनस 2,80,000, कितना आएगा? 40,000। अच्छा, उसके बाद वाला 256 और 2,88,000। 32,000। अच्छा, ठीक है, फिर इसके बाद 24,800। ठीक है, तो हम लोगों का 24,800 एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन बजट के हिसाब से होना चाहिए था 32,000। तब सिचुएशन क्या हो गया? एडवर्स, खराब। तो कितना, कितना एडवर्स हो रहा है? 7,200। ठीक है, 7,200 एडवर्स, ये लिख लेंगे। तो यहाँ तक स्टैंडर्ड बजट किया हो नहीं किया हो, याद हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब एक चीज होगा कि इसके बाद हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पता होता है तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट ये हो गया, कंपेयर विथ एक्चुअल रिजल्ट। फिर बोला है कैलकुलेट मटेरियल लेबर सेल्स प्राइस वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। मतलब बेसिकली प्योरली ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन हो गया। हमें मटेरियल का वेरिएंस, लेबर का, सेल्स प्राइस और वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सबका वेरिएंसेस निकालने बोला है, ठीक है, निकाल लेते हैं। मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंसेस में क्या क्या आ जाएगा देखो, तो नॉर्मली क्या क्या वेरिएंस होता है? तो प्राइस वेरिएंस होता है, क्वांटिटी वेरिएंस होता है, मिक्स वेरिएंस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मिक्स नहीं आएगा बिकॉज वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल है, तो वो तो होगा नहीं। मिक्स नहीं है तो यील्ड भी नहीं होगा, ठीक है, या फिर सब यूसेज जिसे बोलते हैं। तो कॉस्ट होगा, प्राइस होगा, और जो है क्वांटिटी होगा। तो ये चीज तभी समझ में आता है अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया हुआ है। नहीं किया हुआ है तो मैंने पहले ही बोला है, जस्ट इग्नोर करके रख लो, अभी बाद में जब होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो समझ में आ जाएगा। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। तो प्राइस वेरिएंस क्या था कि हम लोगों ने कितना प्राइस सोचा था, कितना हुआ, तो स्टैंडर्ड रेट या प्राइस माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। इस तरीके से सीखा हुआ है हम लोग का। तो
स्टैंडर्ड रेट कितना है मटेरियल का, ये रहा 1 रुपए, ठीक है। एक्चुअली में कितना है, एक्चुअली कैसे निकालोगे, 72,000 यूनिट के लिए 73,600 का खर्चा हुआ, तो एक्चुअल रेट बोलो कितना होगा, कैसे निकालेंगे। 73,600 के 600 रुपीज डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 72,000। नहीं सॉरी थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ बोला एक्चुअल रिजल्ट फॉर द मंथ शोड दैट 78,400 केजी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड, अच्छा मटेरियल यूज्ड हुआ है 78,400, तो ये हो जाएगा 78,400 के जितना मटेरियल यूज हुआ है और उसके लिए पेमेंट कितना हुआ है 73,600। पर यूनिट नहीं निकाल रहे, पर किलो निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये 1 रुपीज, ये भी पर यूनिट वाला नहीं लेंगे, ये 1 रुपीज हमें गिवन है, ये देखो ये रहा, ये देखो 1 पर केजी करके, मतलब ये 1 पर यूनिट वाला 1 नहीं लिखा है मैंने, ये रुपीज 1 पर केजी वाला लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये तो पर केजी में आ जाएगा, ठीक है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो देखो मुझे लगा था 1 रुपए का खर्चा होगा, बट मेरा खर्चा कितने का हुआ, ये डिफरेंस माइनस करो, माइनस बोल रहे सॉरी, डिवाइड करो पहले, ডিভাইড করলে যদি পয়েন্টে আসছে ছেড়ে দাও, আমরা একেবারে করে নেব। 73,600 डिवाइडेड बाई 78,400, एक्चुअल क्वांटिटी कितना होगा, हम लोगों ने कितना खरीदा एक्चुअली, यही तो खरीदा 72। না, 72,000 ইউনিটটা তো প্রোডাকশন করেছি, কিনেছি কত, এই তো 78। 78,400। हम्म, अब कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, एक काम करो, इसके साथ इसको कर लो, इसके साथ इसको कर लो, जल्दी होगा, ठीक है। तो 1 रुपए इंटू 78,400 केजी, तो कितना रुपया हो जाएगा, 78,400 माइनस कितना होगा 73,600, तो कितना आ जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 78,400 78,400 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 4,800। तो फेवरेबल है कि एडवर्स है। तो देखो हम लोग का स्टैंडर्ड के हिसाब से खर्चा होना चाहिए था 78,400, बट हुआ है 73,600, फेवरेबल। फेवरेबल, ठीक है, प्राइस वेरिएंस फेवरेबल हुआ है, ठीक है। अच्छा अब मेटेरियल क्वांटिटी या फिर यूसेज वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस का मतलब है कितना हम लोगों ने सोचा था यूज करेंगे, कितना यूज किया, ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है 72,000 केजी। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है कि 1 यूनिट बनाने में 1 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, अभी मैंने समझाया था 1 यूनिट बनाने में 1 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, तो 72,000 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना रॉ मटेरियल चाहिए, 72,000। 72,000 केजी, और एक्चुअली में हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल यूज किया है, अभी लिखा था ये देखो, ये तो रहा 78,400। 78,400 केजी, और स्टैंडर्ड रेट सब लिखा हुआ है, ये देखो स्टैंडर्ड रेट कितना है 1, तो कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस 6,400। 6,400, ठीक है। तो क्वांटिटी वेरिएंस इतना आ गया, फेवरेबल की एडवर्स, 72,000 केजी लगेगा सोचा था बट लगा 78,400, तो फिर फेवरेबल की एडवर्स, बस। एडवर्स। फिर मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा है, एक्चुअल कॉस्ट हम लोग का लगा है, ये यहाँ पर दिख जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट हम लोग का लगा है 73,600, और स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट वो हम लोगों ने निकाला हुआ है, ये देखो 72,000 और 73,600।
कितना हो जाएगा? 1600। एडवर्स, क्योंकि ज्यादा खर्चा हुआ जितना सोचा था उससे। तो ये बन गया मेटेरियल का वेरिएंसेस का जितना भी हो सकता था, बाकी दो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेबर वाला करेंगे, क्योंकि हमें तो सारा ही करने के लिए बोला है। लेबर वेरिएंसेस, तो लेबर में भी क्या होगा? लेबर कॉस्ट, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी। तो लेबर रेट वेरिएंस, तो रेट वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है? क्वेश्चन हमें दिया होगा। स्टैंडर्ड रेट है ये देखो 1.5 पर आवर। ठीक है, एक्चुअल रेट कितना है? एक्चुअल रेट है देखो 70,400 लेबर आवर्स काम हुआ है। एक्चुअली 70,400 लेबर आवर काम हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने पेमेंट किया है 1,04,800। ठीक है, तो 1,04,800 रुपीज पेमेंट हुआ है फॉर 70,400 आवर्स। ठीक है, तो इनटू ये रेट पर आवर आ जाएगा इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क, जो कि है 70,400। सिमिलर तरीके से जैसे मेटेरियल वाले में किया वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, तो पॉइंट वन नहीं आएगा। तो 70,400 इंटू 1.5 करने से कितना आएगा? ये तो कैलकुलेट करने से 7,400 कैंसिल आउट होके 1,04,800 हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 1,05,600। 1,05,600 खर्चा होगा ऐसा सोचा था, बट हुआ है 1,04,800, तो फेवरेबल है। कितना फेवरेबल है? 800। 800 फेवरेबल। अच्छा, फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी मतलब कितने समय में काम होना चाहिए था, कितना समय लगा, तो फिर एक्चुअल आवर्स वर्कड, और इसके साथ कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर कितना लगना चाहिए था 72,000 के लिए, और एक्चुअली हमारे 72,000 के लिए कितना लगा, तो ये हो गया आवर्स का डिफरेंस, जिससे पता चलेगा कि लोग एफिशिएंट थे कि नहीं थे। इनटू इसको मुझे मॉनिटरी टर्म में बताना है, तो इनटू हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो देखो 1 घंटे लगता है, देखो 1 घंटा लगता है 1 यूनिट बनाने में। कैसे पता चला था? तब मैंने कंपेयर करके सिखाया ना, 1 यूनिट बनाने का 1.5 रुपए, 1.5 रुपए देने का मतलब 1 घंटा काम करवाना है, यानी 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो 72,000 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगेगा? 72,000। 72,000 आवर लगेगा। ठीक है, अच्छा, और एक्चुअली में कितने घंटे काम हुए? ये देखो अभी लिखा था 70,400 आवर्स एक्चुअली में काम हुआ है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। लेबर का स्टैंडर्ड रेट था 1.5 रुपया। कैसे पता चला? यहाँ भी दिख रहा है, और ये देखो ये कॉलम बना हुआ है, यहाँ भी दिख रहा है 1.5 रुपया। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा इसका कैलकुलेशन करने पे? 72,000 माइनस 70,400 कितना होता है? 2,400। 2,400 आवर्स इंटू 1.5 रुपया कितना हो जाएगा? टोटल 2,400, 1,600 hours into 1.5। अच्छा 8 आवर तय तो। अच्छा, फेवरेबल हो रहा है कि एडवर्स हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? 72,000 आवर्स लगना चाहिए, लगा है 7,400, तो फिर आंसर क्या आ रहा है? फेवरेबल। फेवरेबल। ठीक है, अच्छा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट लेबर का ये यहाँ दिख जाएगा 1,04,800, और स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल 1,08,000। 1,08,000 माइनस 1,04,800, डिफरेंस निकालो। 3,200। एडवर्स हुआ कि फेवरेबल? फेवरेबल। हम्म,
3200 फेवरेबल हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या निकालने के लिए बोला। अच्छा, एक चीज करके भी देखा जा सकता है कि कॉस्ट वेरिएंस, जैसे कि क्वांटिटी और प्राइस दोनों ऐड करने से कॉस्ट होना चाहिए। तो 4800 और 6400 ये दोनों को अगर हम लोग एडलेस करते, बिकॉज एक एडवर्स एक फेवरेबल है, तो हम लोग का कितना आएगा? 6064 और 48 का डिफरेंस 16 आ जाएगा, 1600। तो 1600 ही आया हुआ है शायद, ये देख। हाँ, 1600, और इधर भी 800 फेवरेबल और 2400 फेवरेबल, तो 800 और 400 मतलब 3200, तो 3200 फेवरेबल, ठीक है। अच्छा, और क्या निकालने बोले? मेटेरियल आ गया। अच्छा, लेबर आ गया। सेल्स प्राइस वेरिएंस निकालने बोला है, ठीक है, चलो निकालते हैं। सेल्स प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड रेट मतलब देखो, ये सोचो कैसे होना चाहिए कि मेरा कितना प्राइस मैंने सोचा था कितने में बेचेंगे, और एक्चुअली में कितने में बेचा, ये दोनों का डिफरेंस ही मेरा रेट वेरिएंस होगा। तो स्टैंडर्ड रेट क्या है बेचने का? ये देखो, स्टैंडर्ड रेट है मेरा 4 रुपए करके, और एक्चुअली में हम लोगों ने कितने में बेचा है? रेट मैंने वो निकाला नहीं है, बट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर 72,000 यूनिट बेचा है 280 पे, तो फिर स्टैंडर्ड रेट, सॉरी, एक्चुअल रेट कितना है? 3.88। 3.88, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 4 - 3.88, चलता ही जा रहा है, तो ऊपर मैंने बार लगा दिया। इनटू क्या करना चाहिए कि एक्चुअली हम लोगों ने कितना क्वांटिटी में बेचा है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ना हमें पता चलेगा। तो एक्चुअली तो हम लोगों ने 72,000 प्रोडक्शन किया, उतना ही बेचा होगा, बिकॉज हमें कुछ बोला नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक में रख रहा है या ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? और चाहो तो इसका कैलकुलेशन जैसे बाकी कर रहे थे वैसे भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? 8,000। 8000 आ रहा है। एडवर्स आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि देखो, मैंने 4 रुपए का सोचा था, बट मैंने 3.88 में बेचा, कम में बेचा, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा? एडवर्स होगा, बिकॉज सेलिंग वेरिएबल है ना, मतलब सेल्स वाला है, तो प्रॉफिट कम होगा, कम में बेचा इसीलिए। तो सिर्फ सेल्स वेरिएंस निकालने बोला था, ये भी निकल गया। अब बोला है वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड, तो ये यहाँ पर नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। तो वेरिएबल ओवरहेड का क्या क्या निकाल सकते हैं? एक तो निकाल लेंगे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये शायद याद हो ना हो, क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल होता था। तो ये ऐसा होता है फॉर्मूला, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ये तो देखो यहाँ पर दिख जाएगा, ये देखो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि ओवरहेड रिकवरी रेट पे होता है ना, इस वजह से एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 37,600, ठीक है। और रिकवरी रेट है 0.50। रिकवरी रेट कैसे निकालते थे कि टोटल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, ठीक है। डिवाइड करने से जो आएगा, तो वही वाई देखो, टोटल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट करने से ही हमें 50 मिला, ये हो गया मेरा रिकवरी रेट। और इसको मुझे जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उस पर ट्राई करना है, मतलब मुझे ये ओवरहेड तो हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे लगाते हैं ना, तो इसका मतलब 72,000 यूनिट प्रोडक्शन करने के बाद, क्योंकि हमारा प्रीवियस बजट के अकॉर्डिंग 0.50 पर यूनिट करके आ रहा था, तो अभी भी हम लोगों ने उतना ही लगाया होगा, लेकिन एक्चुअली ये खर्चा हो रहा है 37,600, ठीक है। तो फिर 72,000 का 50% मतलब 36,000, तो हम लोगों ने 36,000 ओवरहेड चार्ज किया है, जबकि हमारा खर्चा हुआ है 37,600। तो हम लोगों ने अंडर चार्ज किया है, तो हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन है, तो 1600 एडवर्स हो जाएगा। ये हो गया वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। और इसमें कुछ वेरिएबल वाला निकलेगा नहीं। इसके बाद हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, इसमें भी वही निकलेगा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस, तो बजटेड वाला था देखो, याद करो 40,000, और एक्चुअल वाला था 39,200 या ऐसा कुछ था, हम देख लेते एक बार। टेबल में भी लिखा हुआ ये रहा, 40 और 39,200। तो ये हो गया 800
फेवरेबल, क्योंकि हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कम लगा। अच्छा, इसके बाद लास्ट एक हम लोग को बोल रखा है, देखो एक्चुअली एक्सपेंडिचर ही क्यों मैंने निकाला, बाकी वेरिएबल ओवरहेड का और भी निकलता है, लेकिन एक्सपेंडिचर ही इसलिए निकाला क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक्सपेंडिचर ही निकालने के लिए बोला था, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिर बोला है सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम ब्रैकेट में प्रॉफिट वेरिएंस, मतलब हमें वॉल्यूम के हिसाब से प्रॉफिट कितना वेरी किया है वो बताना है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने 80,000 का बजट बनाया था बट प्रोडक्शन किया 72,000, तो यहीं से पता चल रहा है एडवर्स हो गया है। ठीक है, अब उसके हिसाब से जितना प्रॉफिट हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो कंसेप्ट ही हो गया। देखो हम लोगों ने सोचा था 80,000 प्रोडक्शन करेंगे बट किया 72,000, तो 8,000 यूनिट पे हमारा प्रॉफिट कम बुक हुआ होगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट कितना है पर यूनिट, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, 80,000 को क्या लिखेंगे, बजटेड क्वांटिटी, और 72,000 को क्या लिखेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, इनटू क्या करना है, प्रॉफिट पर यूनिट, ये निकालना है। ठीक है, तो कौन सा वाला लेना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो रहा है, कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें टेबल चाहिए, टेबल से पता चलेगा। तो प्रॉफिट ये आया है 40,000, ये 40,000 प्रॉफिट है फॉर 80,000 यूनिट, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 40,000 नेट प्रॉफिट आया है ना फॉर 80,000 यूनिट, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0.5। तो 0.50, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, 4,000 एडवर्स, क्योंकि हम लोग का एडवर्स हुआ है। ठीक है, अच्छा तो देखो जितना सारा बोला था सारा हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस ये भी निकल गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग बजट में, ये जो मास्टर बजट था ना, तो ये लिख लेते, चलो मास्टर बजट किसे बोलते, बीच बीच में लिख लेते हैं एक एक करके। एक मिनट रुको, मुझे, हाँ चलो मिल गया, मास्टर बजट लिख लेते हैं। फिर दो थ्योरी लिखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। मास्टर बजट क्या होता है, तो मास्टर का मतलब जैसे बोलते हैं ना मास्टर प्लानिंग, तो जिसमें सारा चीज कवर होगा। तो बजट जब भी बनाता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो कितना बेचना चाहता है, तब उतना प्रोडक्शन करेगा। मुझे अगर मुझे 5 किलो बेचना है तो मुझे 5 किलो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो पहले तो मुझे मेरा सेल टारगेट फिक्स्ड करना पड़ता है, तो मुझे पता चलेगा मुझे उसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन करना है। फिर जितना प्रोडक्शन करना है उतना मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और उतना मुझे लेबर अपॉइंट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो ये जो सारा चीज एक जगह पे हमें मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे मास्टर बजट। तो मास्टर बजट में लिखो पहला, बिगिनिंग विथ सेल्स बजट, वेरियस अदर बजट्स आर प्रिपेयर्ड, लाइक प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट एटसेट्रा। ठीक है, तो मास्टर बजट जैसे कि मैंने बोला ये सेल्स बजट से स्टार्ट होता है, इसके अलावा भी और भी अलग अलग बजट हम लोग बनाते जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन बजट हो गया, परचेज बजट हो गया। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल बजट,
इट इज एडवाइज्ड टू प्रिपेयर नेट समरी ऑफ ऑल बजट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल बजट इट इज एडवाइज टू प्रिपेयर नेट समरी ऑफ ऑल बजट। तो इंडिविजुअली सारे बजट को बनाने के बाद हर तरीके का बजट को मिला के एक पूरा समरी बजट हमें बना लेना चाहिए, वही मास्टर बजट है, ठीक है, जो समरी बजट बनेगा। द नेट समरी ऑफ ऑल बजट when incorporated in a separate budget is known as मास्टर बजट। जब पूरे समरी को हम लोग एक जगह पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो वही बन जाएगा मास्टर बजट। जैसे कि मैंने बोला कि इसका मतलब ही मास्टर बजट होता है। बाकी देखो थ्योरी में पूछेगा तो लिखना तो पड़ेगा ना, तो उस हिसाब से हम पॉइंट करके लिखवा रहे हैं, याद भी रहेगा और लिख के आना भी आसान होगा अगर हम लोग थ्योरी अटेंड करते हैं तो, ठीक है। तो कभी कभी मैंडेटरी हो जाता है करना, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन चूज कर लिया जिसके साथ थ्योरी है तो फिर तो लिखना पड़ेगा ना, और बजट में आता है थ्योरी। मास्टर बजट रिप्रेजेंट द टारगेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो क्योंकि सारा चीज हमारे पास रहता है मास्टर बजट में, तो हम लोग अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या टारगेट है वो हम लोग आसानी से ही समझ सकते हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ये है। मास्टर बजट लिख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं, चलो वेजेस बजट या फिर लेबर कॉस्ट बजट। मैन पावर बजट। द बजट रिप्रेजेंट्स द wages cost to be spent during budgeted period on budgeted production। तो ये लिखा है, देखो पहला लाइन, द बजट रिप्रेजेंट द वेजेस कॉस्ट। तो देखो वेजेस बजट का मतलब वो बजट जहां पर हमें ये पता चलेगा कि हम लोग लेबर को कितना पेमेंट करेंगे ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, उसका बजट बनाएंगे। तो द बजट रिप्रेजेंट द वेजेस कॉस्ट टू बी स्पेंट, जो हम लोग स्पेंड करना चाहते हैं ड्यूरिंग बजटेड पीरियड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। तो जो मैंने बजटेड प्रोडक्शन सोचा है बजटेड पीरियड में, उस पे मेरा कितना लेबर कॉस्ट आ रहा है उसके लिए ये बजट प्रिपेयर किया जाता है, सिंपल बात, ठीक है। बजटेड वेजेस आर रिक्वायर्ड टू बी कंपेयर्ड, budgeted wages are required to be compared with actual wages ठीक है। बजटेड वेजेस जो है एक्चुअल वेजेस के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसमें भी वही किया है। फॉर कैलकुलेटिंग डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस एंड डायरेक्ट लेबर
एफिशिएंसी, वेरिएंस। तो अभी जो क्वेश्चन किया उसमें देखो हम लोगों ने वही किया, बजटेड वेजेस को कंपेयर किया एक्चुअल वेजेस के साथ। फिर हम लोगों ने क्या क्या कंपेयर किया, क्योंकि क्वेश्चन में मैं बोला था लेबर वेरिएंस निकालो, जिसमें हम लोगों ने रेट निकाला, एफिशिएंसी निकाला, और ये दोनों से ही कॉस्ट भी निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट में लिखेंगे वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, कंपेयर करने से हमें क्या मिलता है, द रीजन फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन लेबर कॉस्ट। क्यों लेबर कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि देखो, अगर ये वाले क्वेश्चन में ही हम लोग देखते हैं लेबर वाला केस, देखो यहाँ पर लेबर का हम लोगों ने निकाला रेट, तो हमारा लेबर का जो ओवरऑल है कॉस्ट हम लोग का क्या हुआ है, कॉस्ट लेबर का हम लोग का फेवरेबल हुआ है, मतलब जो सोचा था उससे कम खर्चा हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि देखो हम लोगों ने सोचा था कि लेबर को 1.5 रुपए में काम करवा लेंगे, लेकिन लेबर ने कितने रुपए में काम कर दिया, तो वो डिवाइड करके हम एक बार चेक करके बताते हैं। ये देखो, याद तो है नहीं मुझे कितना आया था, ये देखो 1,04,800 डिवाइडेड बाई 70,400, तो रेट आया 1.48। तो मतलब हमें रेट जो सोचा था उससे कम रेट में काम करवाने को मिला, मतलब लेबर उससे कम रेट में काम कर दिया, तो इसीलिए हमारे लिए क्या है, कॉस्ट कम होगा, ठीक है। दूसरा एफिशिएंसी, देखो हम लोगों ने सोचा था 72,000 आवर्स लगेगा, बट 70,400 में हुआ, ये भी हमारे फेवर में हुआ। तो लेबर कम समय में वो काम कर दिया जो जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कम में, ठीक है। मतलब 72,000 आवर्स सोचा था, 70,400, इसीलिए हमें पता चल गया कि क्यों हम लोगों का कॉस्ट कम लगा। तो यहाँ पर वही चीज बोला है कि हम लोग कंपेयर करने से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रीजन क्या है लेबर कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होने का। फिर फोर्थ नंबर पे वी आइडेंटिफाई ऑल रीजंस वी हैव टू टेक फ्यूचर करेक्टिव एक्शन, ठीक है। वी आइडेंटिफाई ऑल रीजंस वी हैव टू टेक फ्यूचर करेक्टिव एक्शन, और फ्यूचर में कुछ भी अगर करेक्टिव एक्शन लेना है तो वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास सारा रीजन हमें पता होगा कि क्यों खर्चा बढ़ा है घटा है, ठीक है। तो हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकेंगे, मतलब हम लोग जब नेक्स्ट टाइम बजट बनाएंगे तो हमें वो सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि लेबर हमें कितने रुपए पर आवर बेसिस पे काम करके दिया या कितने घंटे में काम हो गया, तो हम लोग अपना जो बजट है वो उस हिसाब से सेट करेंगे, तो उसी को बोलते हैं करेक्टिव एक्शन को लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट और एक थ्योरी लिखते हैं जिसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब है कि जहां पर हमारा कुछ बेस नहीं होता। नॉर्मली हम लोग जब बजट बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले कुछ हुआ था उसके हिसाब से कि हाँ प्रीवियसली ऐसे हुआ था तो अभी भी ऐसे होगा। तो जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब जहां पर हमारा कुछ प्रीवियस रिलेटेड कुछ भी नहीं है, हम लोग फ्यूचर में क्या होगा ये सोच के जब बजट बनाते हैं उसे बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है। अंडर कन्वेंशनल बजटिंग, द टारगेट ऑफ नेक्स्ट ईयर आर established on the basis of actual performance of last year,
sales forecast of next year may be decided on the basis of actual sales of actual sales of लास्ट ईयर। ठीक है, पहले बताते हैं ये पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो कन्वेंशनल बजट सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब जो बजट सिस्टम नॉर्मली चलता आ रहा है, तो टारगेट ऑफ नेक्स्ट ईयर और एस्टेब्लिश नेक्स्ट ईयर का क्या टारगेट है उसको जब हम लोग रेडी करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब फ्यूचर में मुझे क्या करना है फ्यूचर ईयर में, उसके लिए मुझे पास्ट ईयर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, पास्ट ईयर के बेसिस पे कि पास्ट ईयर में इतना हम लोगों का खर्चा हुआ था, इस बार इतना होगा, इसका मतलब इस तरीके से हम लोग चलते हैं। सेल्स फोरकास्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर मे बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। अगर इस साल मेरा इतना सेल हुआ है तो प्रोजेक्टेड, मान लो इस साल मेरा 1 लाख यूनिट सेल हुआ है, तो हम ये सोच रहे हैं अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट अगले साल मेरा 1,10,000 होगा, मतलब 10% ज्यादा होगा, ऐसा सोच रहे हैं। तो ये जो ज्यादा होगा ये कम होगा, तो हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही सारा चीज सोचते हैं। यही हमारा कन्वेंशनल बजट, मतलब जो चला आ रहा है यही सिस्टम है, ठीक है। तो फिर ये जीरो बेस्ड क्या है, तो अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग द टारगेट ऑफ नेक्स्ट पीरियड, the target of next period are established ignoring the actual performance of preceding year। तो अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, द टारगेट ऑफ नेक्स्ट पीरियड और आर एस्टेब्लिश, नेक्स्ट पीरियड का जो टारगेट है वो हम लोग कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कन्वेंशनल सिस्टम में तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे करते हैं, बट यहाँ पर इग्नोर करते हैं द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। यहाँ पर टोटली प्रीसीडिंग ईयर का जो परफॉर्मेंस है उसे हम लोग इग्नोर करके ही हमारा नेक्स्ट पीरियड का टारगेट एस्टेब्लिश करते हैं। नहीं कौन आ रहा है, रुको। अच्छा, तो देखो थर्ड नंबर में लिखेंगे अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट हैज टू जस्टिफाई द requirements on the basis of future projections, ignoring the past achievement।
तो देखो इसमें क्या लिखा है, अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट हैज टू जस्टिफाई द रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्शंस इग्नोरिंग द पास्ट अचीवमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट में जो जीरो बेस्ड बजटिंग बनाया जाएगा, अगर डिपार्टमेंट वाइज बनता है, तो हर एक डिपार्टमेंट जो मैनेजर है उन्हें किस तरीके से ये जीरो बेस्ड बजटिंग को जस्टिफाई करना है, तो इन्हें फ्यूचर प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करना है। पास्ट अचीवमेंट क्या हुआ है उससे इनको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कि पास्ट में इन्होंने कितना प्रॉफिट करवा दिया उससे कुछ लेना देना नहीं है। फ्यूचर में क्या करवा सकोगे प्रॉफिट या कितना सेल करवा सकोगे, जो भी टारगेट फिक्स कर रहे हैं वो फ्यूचर बेसिस पे होगा। तो जीरो बेस्ड बजटिंग इज फ्यूचर एक्टिविटी, फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी, and it rejects the attitude of accepting the existing situation blindly। तो यहाँ पर बोला है कि जीरो बेस्ड बजटिंग जो है ये फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी पे ध्यान देता है, और ये पूरा पूरी रिजेक्ट कर देता है द एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशंस ब्लाइंडली। एग्जिस्टिंग सिचुएशंस को ये फॉलो करता नहीं है, या पास्ट सिचुएशन को भी फॉलो नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ओरिएंटेड चीजों को लेके बात करता है। ठीक है। अच्छा, तो ये लगभग हम लोगों ने तीन थ्योरी लिख लिया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर अगर टाइम हुआ तो थ्योरी लिखेंगे, ऐसे मिक्सड अप करके कर लेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलो, 7 में क्या बोला है, जिज्ञासा लिमिटेड इज ड्राइंग ए प्रोडक्शन प्लान फॉर टू प्रोडक्ट मिनीमैक्स एंड हेवी मैक्स। ठीक है, सॉरी हेवी हाई। अच्छा, तो जो भी है एमएम और एचएच ये दो प्रोडक्ट बनता है फॉर द ईयर 20 to 23। द कंपनीज पॉलिसी इज टू होल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट 25% ऑफ द एंटिसिपेटेड वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो कंपनी का पॉलिसी क्या है कि कंपनी क्लोजिंग स्टॉक कैसे बनाएगा, फिनिश गुड्स का 25% ऑफ द एंटिसिपेटेड वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। द कंपनीज पॉलिसी इज टू होल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब सीधा बात है फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए वो बोल रखा है 25% ऑफ द एंटिसिपेटेड वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। ठीक है, सक्सीडिंग मंथ का मतलब जैसे जैन का सक्सीडिंग फेब है, तो फेब में जितना भी हम लोग मान लो फेब अगर है, तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि फेब का जितना भी सेल होगा, एंटिसिपेटेड सेल यानी बजटेड सेल, उसका 25% जो है हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक रखना है। कौन से मंथ में, जैन के मंथ में, ये चीज बोल रखा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग आर इज द एस्टिमेटेड डेटा फॉर द टू प्रोडक्ट। एस्टिमेटेड डेटा बोला है एमएम का, बजटेड प्रोडक्शन एमएम एच का, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट फॉर एमएम एच, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर एमएम एच, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिस वन एंड दिस वन। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखो द एस्टिमेटेड यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द ईयर 20 to 23 आर एज अंडर। तो यहाँ पर बता रखा है फर्स्ट 4 मंथ्स का जो सेल है वो बता रखा है अप्रैल मई जून जुलाई का। ठीक है, एमएम और एच का। ठीक है, 4 मंथ्स का बताया है। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर फर्स्ट क्वार्टर इन मंथ वाइज, तो हमें फर्स्ट क्वार्टर का बनाना है। तो ईयर अगर 20 to 23 है तो हम लोग का ईयर स्टार्ट कब होता है, अप्रैल में, और खत्म कब होता है, मार्च में। ठीक है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो पहला क्वार्टर क्या क्या हो जाएगा, तो 3 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है, तो पहला क्वार्टर होगा अप्रैल में जून का। ठीक है, अगर मेरा ईयर इस तरीके से, अगर जैन टू फेब होता, सॉरी जैन टू दिसंबर होता, तो जैन फेब मार्च होता। तो हमें पहला 3 क्वार्टर, सॉरी पहला क्वार्टर यानी 3 मंथ्स अप्रैल में और जून का हमें प्रोडक्शन बजट बना के दिखाने के लिए बोला है। अच्छा, और कुछ बोला है नहीं, बस इतना ही बोला है। ठीक है, प्रोडक्शन बजट फॉर द फर्स्ट
क्वार्टर मंथ वाइज। अप्रैल, मई, जून। एम एच एच, एम एच एच, एम एच एच। अच्छा, प्रोडक्शन बजट का मतलब हमें क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए कि कितना प्रोडक्शन करेंगे, तो जितना बेचेंगे उतना, अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रखेंगे तो उतना, और अगर कुछ ओपनिंग में पहले से है तो वो माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, जो कि हमें गिवन है यूनिट में। अच्छा, हम लोग को प्रोडक्शन बजट बोला है, ठीक है, क्वांटिटी में है कि रुपीज में है कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग दोनों ही निकाल लेंगे, अगर दोनों निकलेगा तो दोनों निकाल लेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो 8,000, 10,000, 12,000 मिनी मैक्स का, ठीक है, 8,000, 10,000, 12,000, और हेवी हाई 6,000, 8,000, 9,000, 8,000, 9,000। अब इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, तो वो तो हमें बता रखा था कि कैसे लेना है, तो ऐड हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रखना चाहते हैं तो वो भी तो हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या रखना चाहते हैं, 25% ऑफ एंटिसिपेटेड सेल ऑफ सक्सीडिंग मंथ्स, ये लिखा हुआ था, एंटिसिपेटेड सेल्स ऑफ सक्सीडिंग मंथ, माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो कैसे करके निकलेगा, एक वर्किंग नोट बना देते हैं, देखो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च का मतलब क्या हो जाएगा, मार्च का क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हो जाएगा, सॉरी, अप्रैल का निकालना है, वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो अप्रैल का सक्सीडिंग मंथ है मई, मई के सेल का 25% होना चाहिए, ठीक है, तो फिर ये सेल का 25% यहाँ पर आ जाएगा, और जून के सेल का 25% यहाँ पर आ जाएगा, तो बोलो कितना होगा, एक एक करके बताओ। 2,500। अच्छा, ये हो गया 2,500, ठीक है, और ये वाला 12,000 का 25%। 3,000। बहुत अच्छा। 3,000। 3,000, अच्छा। और ये इसमें एच एच में भी सेम तरीके से, तो 8,000 का 25%, 2,000। और 9,000 का हाँ ये यहाँ पर टू फाइव। लिखेंगे, और हाँ ये वाला हो जाएगा 2,250, ठीक है। अच्छा, अब जून का जो क्लोजिंग है उसके लिए मुझे जुलाई का सेल चाहिए, जो कि यहाँ दिया हुआ है 16,000 और 14,000, तो 16,000 का 25%, 14,000 का 25%, कितना हो जाएगा, 4,000। और एक तो ये 4,000 mm, और ये 3,000। 3,500, ठीक है। अब ओपनिंग क्या होगा, तो अप्रैल का क्लोजिंग मई का ओपनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते 2,500 और 2,000, ठीक है, और मई का ओपनिंग जून का क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अप्रैल का मुझे अगर ओपनिंग चाहिए तो मुझे किसका क्लोजिंग चाहिए, मार्च। मार्च, तो वो कैसे निकालेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च कैसे निकलेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च अगर मुझे निकालना है
तो हर मंथ का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है, उसके नेक्स्ट मंथ का सेल का 25%, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च का मतलब क्या होगा, 25% एंटिसिपेटेड सेल ऑफ नेक्स्ट मंथ, दैट इज कौन सा वाला, जैसे अप्रैल। मार्च का, हाँ दैट इज अप्रैल, ठीक है। और इसका मतलब ही हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो मुझे तो यही चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च निकालते हैं, तो एम कितना हो जाएगा, 25% ऑफ सेल ऑफ अप्रैल, तो 25% ऑफ सेल ऑफ फॉर अप्रैल कितना, 8,000, ये तो। और एच 6,000। तो ये कितना हो जाएगा, 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 2,000, और ये वाला 1/4 मतलब 6,000 का 1/4, 1500। 1,500। अच्छा, तो ये हो गया 2,000 और ये हो गया 1,500। अब निकालो कितना आ रहा है। ये दोनों कहाँ से आया, वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट वन। तो 2,000, 2,500 और 2,000 का डिफरेंस 500, 8,500, 1,500 और 2,000, 500, 6,500, 500, 500 और ये 10,500। इसमें 250, तो 8,250। ये इसमें डिफरेंस 1,000, तो 13,000। इसमें डिफरेंस हो जाएगा, ये कितना हो रहा है, 10,250। 10,250। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया प्रोडक्शन बजट फॉर फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट, क्या हमें और कुछ निकालना चाहिए, मतलब और कुछ निकलेगा कि नहीं, उसके लिए तो डिपेंड करता है हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, कितना करके सेल होगा, क्या ये दिया हुआ है यूनिट, हाँ सेल, नहीं सेल प्राइस कहीं दिया हुआ है, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रोडक्शन बजट बोला है, मतलब बात ये है कि प्रोडक्शन बजट तो क्वांटिटी में भी निकल सकता है, रुपीज में भी निकल सकता है, लेकिन रुपीज में निकालने के लिए वैसा इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्या वो हमारे पास है, अगर है तो हम लोग वो भी निकाल के देख सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। देखते हैं है कि नहीं। प्रोडक्शन इन यूनिट दिया है, ओवरहेड, नहीं मुझे तो यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिया है कुछ भी, तो ये इतना ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ कॉस्ट में भी निकाल लेना चाहिए, निकलेगा कॉस्ट में, दिया हुआ है। अच्छा, कॉस्ट निकाल सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट निकाल सकते हैं, हमें बोला है ना प्रोडक्शन बजट, तो प्रोडक्शन बजट क्वांटिटी में निकल गया, और कॉस्ट में भी निकाल सकते हैं, भले ही सेल वैल्यू ना निकाल सके, क्योंकि हमें कॉस्ट दिया हुआ है ना, 220, 280, 130, 120 करके, हम लोग कितना कॉस्ट देगा वो निकाल सकते हैं, तो चलो। और एक बजट निकल जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का थ्योरी भी लिखवा देंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट बजट होता क्या है। तो कॉस्ट तो हम लोग का दो ही है, मेटेरियल नहीं तीन है, मेटेरियल लेबर और ओवर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, रेट, अमाउंट, एम, एच, एम,
एच तो कितना है 32,000 यूनिट। ये देखो कितना प्रोडक्शन होगा, यहाँ बताया होगा, देखते हैं। कॉस्ट है 220 और 280 करके, 220 और 280 करके। ठीक है, तो देखो टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 8,500 प्लस 10,500 प्लस 13,000 कितना होता है, ये तीनों मिलाने से पता चलेगा ना। 23,500 प्लस 8,500, 24 + 8 कितना हो जाएगा, कत 32,000। 32,000 यूनिट। ठीक है, तो इतने का मुझे खर्चा पता करना पड़ेगा। और एच कितना हो रहा है, ये तीनों को ऐड करो, 6500 8250 और ये 10250, 18,500, 19,000, 19,000 और 6,000, 25 হচ্ছে 25,000, হ্যাঁ হ্যাঁ 25,000 यूनिट। अच्छा, अब खर्चा लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल है 220 और 280, तो कितना हो जाएगा कॉस्ट, 220 करके 32,000 यूनिट पे खर्चा कितना होगा, निकालो। 70,40,000। 70,40,000, अच्छा। और 25,000 करके 280 यूनिट, 25,000 यूनिट का 280 करके 70 लाख। 70 लाख। डायरेक्ट लेबर 130 120, 130 करके 32,000 का, 41,60,000। और 120 करके 25,000, 30 लाख। 30 लाख, अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड देखते हैं, दिया हुआ है 4 लाख और 5 लाख। 4 लाख है 1,80,000 यूनिट के लिए, तो फिर 32,000 के लिए कितना होगा, और 5 लाख है 1,20,000 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 4 लाख का खर्चा है फॉर 1,80,000 यूनिट। तो फिर 32,000 यूनिट के लिए कितना खर्चा है, बोलो। और 5 लाख था एक, हाँ, बोलो। 111। तो और यहाँ पर 5 लाख का खर्चा हुआ है फॉर 1,20,000 यूनिट, देख लेते हैं सही। हाँ, तो फिर 25,000 के लिए कितना होगा, 1,04,166.6। 167 कर देते हैं। अब टोटल करो कितना हो रहा है, मतलब खर्चा, ये टोटल नहीं करना इधर वाला, ठीक है, सिर्फ खर्चा 70 लाख 40, 41 लाख 60, तो 70 लाख, ये 71 लाख, 71 लाख और 41 लाख, मतलब 2, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और ये 71,111, देख लो ठीक हुआ है कि नहीं। 70 लाख और 30 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 1,04,100, ऐसा आ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक, ठीक है। तो ये 7 भी हो गया हम लोग का। अच्छा, अब
8th नंबर, लेकिन उसको करने के पहले एक बार हम लिखवा देते हैं कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट क्या होता है। तो अभी बनाया भी प्रैक्टिकली, तो इसके बाद ही लिखवा देते, समझ में आ जाएगा। मतलब जो भी चीज हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको करने में जो खर्चा आएगा दैट इज कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट रिप्रेजेंट at budgeted cost in respect of budgeted production। तो पहला लाइन क्या लिखा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बजट रिप्रेजेंट एट बजटेड कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ बजटेड प्रोडक्शन। तो देखो ये अभी क्या ना, बजटेड प्रोडक्शन ही था कि हम लोग इतना इतना प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, 32,000 और 25,000, ठीक है। ये तो बजटेड ही था ना प्रोडक्शन, तो ये जोड़ जाड़ के 32,000 25,000 आया। इतना बजटेड प्रोडक्शन के लिए हमारा खर्चा कितना होगा, 1,12,17,111 और 1,01,04,167, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट का मतलब। हियर budgeted cost means total cost including selling overhead on budgeted production। तो यहाँ पर बजटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग सेलिंग ओवरहेड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। तो बजटेड कॉस्ट में क्या आ जाएगा, सारा कॉस्ट आ जाएगा। अगर सेलिंग ओवरहेड होता तो वो भी आ जाएगा, ठीक है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो कॉस्ट मतलब सब चीज आ जाएगा। फिर बजटेड कॉस्ट is to be compared with actual cost। बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा फॉर कंप्यूटिंग मेटेरियल लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस। फिर हम लोग एक्चुअल और बजट को कंपेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग ये पता कर पाए कि मेटेरियल लेबर और ओवरहेड वेरिएंसेस कुछ हम लोग का आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलो और एक थ्योरी लिख लेते हैं, फंक्शनल बजट, प्रोडक्शन बजट के बाद। फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट मतलब जो भी एक्टिविटी होता है, ठीक है, तो वो सारा चीज यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि कितने सारे क्या सेल्स है, क्या प्रोडक्शन है, कितना परचेस करना है, जो भी फंक्शन यानी कि एक्टिविटी, जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटी करना पड़ता है, वो हर एक एक्टिविटी के ऊपर जो भी बजट बनेगा वही हम लोग का फंक्शनल बजट हो जाएगा। तो एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी divided into suitable number of function for example sales, production, purchase, etc।
तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग नंबर ऑफ suitable नंबर ऑफ फंक्शंस पे डिवाइडेड होता है। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे फंक्शन होते हैं, तो नॉर्मली सेल्स, प्रोडक्शन, परचेस, ये तो सभी का ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश द टारगेट फॉर each and every function। फिर बोल रहा है यहाँ पर कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश द टारगेट। बोल रहा है ये हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना टारगेट फिक्स करे हर एक फंक्शन के लिए, ठीक है। जैसे सेल का टारगेट, उसके हिसाब से प्रोडक्शन का टारगेट बन जाएगा, प्रोडक्शन के हिसाब से परचेज का टारगेट बन जाएगा, ठीक है। फंक्शनल बजट आर दोज बजट which are related to various function of business organization। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि फंक्शनल बजट आर दोज बजट विच आर रिलेटेड टू वेरियस फंक्शन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ में लिखेंगे एग्जाम्पल हो गया फंक्शनल बजट का, जैसे कि सेल्स बजट, परचेज बजट। तो देखो ये सारा बजट हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझा है कि सेल्स बजट कैसे निकालते हैं, ठीक है, परचेज बजट कैसे बनता है। अच्छा, फिर प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट कैसे होता है, इस पे भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया। कैश बजट, इस पे क्वेश्चन नहीं किया है, ये तुम लोग के एफएम में भी होता है कैश बजट, ठीक है, इसका थ्योरी लिखवा देंगे। वेजेस बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, ये भी हम लोगों ने क्वेश्चंस ऐसा था जिसमें हम लोगों ने किया था, वेजेस बजट भी बनाया था, ठीक है, और कंजम्पशन बजट भी बनाया था। तो ए बी सी डी ये ई होगा। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट बजट ये हम लोगों ने नहीं किया है, ये बोल सकते हो, बट ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट बजट का मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी तरीके का रिसर्च या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो करने पे उसका जो भी खर्चा हो सकता है उसके लिए अगर वो कोई बजट बना रहा है तो वो रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट बजट बन जाएगा, ठीक है। फिर मशीन यूटिलाइजेशन बजट, मशीन यूटिलाइजेशन बजट मतलब कितना मशीन किसी को चाहिए कोई काम परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो मशीन यूटिलाइजेशन बजट मतलब नंबर ऑफ मशीन्स या फिर आवर्स में कितना आवर्स मशीन चलना चाहिए, ठीक है, ये हो जाता है हम लोग का। ये सभी तरीके का फंक्शनल बजट हो जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा कौन कौन सा फंक्शनल बजट बनाएगा। देखो अगर किसी के यहाँ मशीन का जरूरत नहीं है तो वो मशीन यूटिलाइजेशन बजट नहीं बनाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग और एक डेफिनेशन लिखते हैं, परफॉर्मेंस बजट ये क्या होता है, देखो परफॉर्मेंस बजट, ओरिजिनल परफॉर्मेंस is to be adjusted in
context of actual position. This way we are able to ascertain the budgeted cost for actual output. तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ओरिजिनल परफॉर्मेंस इज टू बी एडजस्टेड इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, ओरिजिनल परफॉर्मेंस को हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से उसे एडजस्ट करते हैं। दिस वे वी आर एबल टू एसर्टेन द बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो ओरिजिनली जो हम लोगों ने काम किया है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल जो हमारा सिचुएशन है उसके साथ कंपेयर करने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम लोग बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट को एसर्टेन कर पाते हैं। ठीक है, कि मैंने एक्चुअली, जैसे देखो मतलब हम क्या बोले, जैसे ये जो दिख रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग को 72,000, ये हम लोग का क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है। 72,000 पे जो भी हुआ ही हम लोग का एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं हमारा एक्चुअल पोजीशन क्या है। ठीक है, कि हमारा क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है। 24,800 हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बजटेड कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखो, जैसे हमें ये 80,000 पे दिया था तो 72,000, तो ये 72,000 के बेसिस पे हुआ ना, तो हम लोगों ने 72,000 के बेसिस पे इसे एडजस्ट किया ताकि हम लोग इसे कंपेयर कर सके। ठीक है, ये इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग कंपेयर कर सके। अब देखो ये सेकेंड पॉइंट में वही चीज लिखेंगे, द बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब वो वाले क्वेश्चन में समझो 72,000 एक्चुअल आउटपुट हुआ, उसके हिसाब से हम लोगों ने अपना बजटेड कॉस्ट निकाला, तब जाके कंपेरेबल होता है, इज टू बी कंपेयर्ड। ठीक है, तो बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट इज टू बी कंपेयर्ड फिर थर्ड नंबर में, विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द वीकनेस। कंपैरिजन के थ्रू से हम लोग वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हो कि जो भी हमें दिख रहा है कि क्या वेरिएंसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। द वीकनेस इफ नॉट करेक्टेड, अगर हम लोग उसे करेक्ट नहीं करते हैं, विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। अगर हम लोग करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे तो गलती रह ही जाएगा और वो गलती बढ़ता जाता है। ठीक है, देयरफॉर द मैनेजमेंट टेक फ्यूचर करेक्टिव एक्शन। तो इसीलिए मैनेजमेंट को फ्यूचर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, ये सेकेंड वाला पॉइंट, द बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट इज टू बी कंपेयर्ड विथ, ये पॉइंट थोड़ा जोड़ दो, तो इज टू बी कंपेयर्ड विथ एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। जैसे 72,000 वाले जो एक्चुअल आउटपुट होगा,
देखो उस क्वेश्चन में जैसे 72,000 क्या हो गया, 72,000 आउटपुट के लिए जो भी खर्चा है वो है एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट, उसको हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, जो हम लोग एडजस्ट किए ना कि 80,000 का इतना है तो 72,000 का कितना होगा, ठीक है। तो मतलब बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, उसके साथ हम लोग इसे कंपेयर करते हैं। तो ये लाइन पूरा हो जाएगा अगर हम लोग ये वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे और एक थ्योरी लिख लेते हैं, कैश बजट, ठीक है। कैश बजट हेडिंग करो, कैश बजट। कैश बजट, कैश बजट इज द फोरकास्ट ऑफ एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड कैश पेमेंट ड्यूरिंग बजटेड पीरियड। तो कैश बजट क्या है, पहला पॉइंट है कि ये एक फोरकास्ट है, मतलब फ्यूचर सिचुएशन है ऑफ एस्टिमेटेड कैश, हमें कितना कैश रिसिप्ट हो सकता है हमारे बिजनेस में और कितना हमें कैश पेमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो कैश रिसिप्ट कहाँ से होता है, जो भी सेल वेल करेंगे उससे कैश रिसिप्ट होगा। और कैश पेमेंट क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग जैसे क्रेडिटर को पे करेंगे या फिर कुछ ओवरहेड पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे, तो इस तरीके का पेमेंट हो सकता है। तो कैश बजट जो है इसी का फोरकास्ट है कि कितना पेमेंट करना है, कितना रिसिप्ट करना है। तो कैश बजट इज difficult from, सॉरी डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट लिखो, डिफरेंट गलत बता दिया। डिफरेंट फ्रॉम कैश अकाउंट, तो जो कैश का लेजर होता है वो और कैश बजट दो अलग चीज है, ठीक है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये तीन चीज एक जैसा नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अलग चीज होता है, कैश बजट एक अलग चीज होता है, और कैश अकाउंट एक अलग चीज होता है, इन द सेंस दैट कैश बजट इज फ्यूचर ओरिएंटेड where कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट is related to past पीरियड। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं वो पास्ट पीरियड के बेसिस पे बनाते हैं। मतलब देखो जो ट्रांजैक्शन हमें मिलता है जिसे जर्नल बनाते हैं, फिर कैश का लेजर बनाते हैं, तो ऑलरेडी कोई टास्क हो चुका है, उसका मतलब कोई ट्रांजैक्शन हो चुका है, उसको अकाउंटिंग मेथड में जर्नलाइज और लेजर पोस्टिंग किया जाता है, वो होता है कैश अकाउंट। और अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखेंगे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंस शीट सब बन चुका है, अगर हम लोगों को उससे कैश फ्लो बनाने के लिए बोला जाता है तो हम लोग उसको देख के कैश फ्लो बनाते हैं, जहां पर हम लोग ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि हमारे हाथ में कैश इनफ्लो हुआ है कि आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। लेकिन कैश बजट तो फ्यूचर की चीजों को बताता है, ये कौन सा पास्ट की चीजों को लेके एनालिसिस करता है, नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो पास्ट की चीजों को लेके एनालिसिस है, ठीक है। कैश अकाउंट जो है पास्ट का डेटा को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, टेक्निक हो गया, ठीक है वो। लेकिन कैश बजट जो है हमारे फ्यूचर के चीजों को लेके बताता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ पर और लिखेंगे, कैश अकाउंट रिक्वायर अकाउंटिंग स्किल, वेयर कैश बजट
रिक्वायर्स एस्टिमेशन स्किल। ठीक है, तो देखो कैश अकाउंट बनाने के लिए अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए, क्योंकि मैंने बोला एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू से हम लोग सीखते हैं कि कैसे जर्नल करते हैं, उसका अपना प्रिंसिपल होता है, देन लेजर पोस्टिंग सीखते हैं, तो वो अकाउंटिंग स्किल का रिक्वायरमेंट होता है कैश अकाउंट बनाने के लिए। लेकिन कैश बजट बनाने के लिए हमें एस्टिमेशन स्किल चाहिए कि हम लोग एस्टिमेट कर पा रहे हैं हमारे बिजनेस से कि हमें इतना कैश मिलेगा, इतना कैश हमें पे करना पड़ेगा, तो उसमें एस्टिमेशन स्किल पता हो मतलब अच्छा होना चाहिए, तभी हम लोग बजट बना पाएंगे, कैश बजट। ठीक है, फिर कैश बजट is prepared with help of the following formula, is prepared with help of the following formula. Closing कैश बैलेंस कितना रह रहा हमारे पास से वो निकलता है लास्ट में जाके, तो ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट, एस्टिमेशन या एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट माइनस एस्टिमेटेड कैश पेमेंट। ठीक है, तो ये फॉलो करने से हमें अपना कैश बजट मिल जाएगा कि कैसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रोडक्शन कॉस्ट बजट लिख लिया हम लोगों ने, परफॉर्मेंस बजट, फंक्शनल, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट लिखा है। अच्छा, और 8 नंबर वाला है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ये करने में, हम देखते हैं, तब तक एक छोटा कुछ थ्योरी है तो वो लिखवा देते हैं। 8 नंबर होने में तो अभी टाइम लगेगा। तो देखते क्या थ्योरी बाकी है, वही तो मुझे याद नहीं है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट लिखवा दिया था, ठीक है, तो वो बजट बजटिंग ये सब लिखवा दिया था, फ्लेक्सिबल बजट लिखवा दिया था, तो थ्योरी में फ्लेक्सिबल बजट लिखा, उसके बाद मुझे नहीं लगता हम लोगों ने कुछ खास थ्योरी लिखा था, देख लेते। फ्लेक्सिबल बजट लिख लिया, रॉ मटेरियल परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, फ्लेक्सिबल रॉ मटेरियल परचेज प्रोडक्शन, फ्लेक्सिबल रॉ मटेरियल परचेज प्रोडक्शन, फ्लेक्सिबल रॉ मटेरियल परचेज प्रोडक्शन। एक बार नोट डाउन करो तो बाद में पूछ के लिखते हैं। फ्लेक्सिबल रॉ मटेरियल परचेज और प्रोडक्शन, फ्लेक्सिबल रॉ मटेरियल परचेज प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन दोबारा लिखवा दिया, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है। अच्छा, तो ये सब लिखा है, तो एक बार नोट डाउन करते, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल लिखवा दिया, ठीक है, प्रोडक्शन लिखवा दिया,
प्रोडक्शन कॉस्ट लिखवा दिया, जीरो बेस्ड बजटिंग लिखवा दिया, लेबर कॉस्ट बजटिंग लिखवा दिया, अच्छा कैश बजट लिखवाया, परफॉर्मेंस बजट लिखवाया, और क्या? फंक्शनल बजट फंक्शनल और और रॉ मटेरियल परचेस। रॉ मटेरियल परचेज बजट। बस ये थ्योरी लिखवा है। बाकी बजट क्या होता है, बजट वो छोड़ते हैं, इसके बीच में मुझे क्या क्या लिखवाना है वो मेन है। अच्छा इसके बाद एक हो जाएगा हम लोग का फिक्स्ड बजट, एक होगा। ठीक है, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे। फिक्स्ड बजट एक लिखना पड़ेगा मुझे जितना याद आ रहा है, और थोड़ा बहुत देख लेंगे। और दो क्वेश्चन होगा, एक 8th नंबर, एक जो है केस सिनेरियो। बाकी क्वेश्चन सारा खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 8 केस स्टडी क्वेश्चन और एमसीक्यू, ये बाकी है, ये तो पक्का करना ही है हम लोग को। ये होमवर्क लिख लिया। और बाकी अगर कुछ थ्योरी है हम देख लेंगे, जिसमें से फिक्स्ड बजट ये मुझे याद है, ये तो मुझे लिखवाना ही है, फिक्स्ड बजट क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई थियोरेटिकल पॉइंट हुआ जो हमें लिखना पड़ेगा तो वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बाकी इतना करने से ये बजट वाला हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ एक बार कॉस्टिंग कंप्लीट भी हो जाएगा, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।